देवर भाग भाग कर मेरे सारे काम करता, मैं भी उसको खुश रखती। एक दिन मैंने उसे कपड़े इस्त्री करने को बोला तो कहने लगा, भाभी इसके लिए तो टैक्स लगेगा और फाइन भी जमा करवानी पड़ेगी। मैंने सोचा रात होगी तो देख लूंगी, लेकिन जैसे ही रात हुई तो मेरे तो होश ही उड़ गए जब देवर इस्त्री किए हुए कपड़े अलमारी में लटकाते हुए बोला, चलो भाभी। तब मैंने कहा, देवर जी ये कहाँ ले जा रहे हो, छोड़ो मुझे। मैं अपना बाजू छुड़ाते हुए चिल्ला रही थी, लेकिन उसने मेरी कोई बात ना सुनी। रिंकू, भगवान से डरो, तुम्हारे भाई को पता चल गया तो क्या सोचेंगे। मैं अपने देवर को अपने पति का ख्वाब दिलाना चाह रही थी, लेकिन उसके सर पर तो जुनून स्वर था। उसने मेरी एक ना सुनी, वह मुझे बाजू से खींचता हुआ आगे बढ़ रहा था। मैं अपना पूरा जोर लगा रही थी, लेकिन खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। रिंकू छोड़ दो मुझे, तुम्हें भगवान का वास्ता है, मैं मिन्नतें कर रही थी। लेकिन उसे मुझ पर जरा भी रहम नहीं आया। वो मुझे खींचकर कमरे की तरफ ले जा रहा था। खौफ से मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था, दिल धक धक कर रहा था। आज तो मेरा पति घर पर नहीं था और फिर मेरे देवर ने मुझे कमरे में धकेल दिया, दरवाजा बंद कर लिया। मैं फटी फटी निगाहों से देवर की तरफ देख रही थी। वो अब लाल आंखें लिए मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं फिर रोने लगी, मुझे जाने दो प्लीज। मैं और फिर मेरी आवाज गले में ही रह गई। उसने एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर मार दिया। मैं तो हक्का बक्का रह गई थी। मुझे अपने देवर से यह उम्मीद नहीं थी। अभी कल की ही तो बात थी जब देवर मेरे सामने नजर झुका कर रखना था। कभी उसने आंखें उठाकर मुझे देखा भी नहीं था, और आज वह क्या करने जा रहा था मेरे साथ, यह सोचकर ही मेरी आत्मा लाज गई। और मैं अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचने लगी कि ऐसी कौन सी गलती हुई थी, मुझे जो देवर यहाँ तक ले आया। मेरी शादी ऐसे इंसान से हुई थी जिसका आगे पीछे कोई नहीं था सिवाय एक छोटे से भाई के। ना बाप, ना माँ और ना कोई बहन और ना रिश्तेदार। जब मेरा रिश्ता आया तो मैं बहुत खुश थी। लड़का अच्छी जॉब करता था, मेरे साथ नंदन की टेंशन नहीं थी, इसलिए मैंने हाँ कर दी। मैं अपनी शादी पर बहुत खुश थी। तब कुछ मेरे मुताबिक हुआ था। मेरा पति अच्छा इंसान था, वह ज्यादातर बिजी राहत था। मेरा एक 14-15 साल का देवरा था जो स्कूल में पढ़ना था। मेरे पति ने बताया कि उसकी गैर मौजूदगी मेरा सब काम देवर करता था। वह सुबह उठकर अपने लिए और अपने बड़े भाई के लिए नाश्ता बना देता था। रविवार वाले दिन मशीन लगाकर कपड़े धो देता। 2 दिन बाद पूरे घर की सफाई कर देता। शाम का खाना बाहर से ले आता। वो पढ़ने में अच्छा था, इसीलिए रात को अपने लिए चाय बनाता तो अपने भाई के लिए भी बना देता। मैं ये सब सुनकर हैरान गई। वह सीधा सादा मासूम सा लड़का काफी मेहनती था। फिर मेरे पति ने मेरा हाथ थामते हुए कहा कि मेरा भाई बहुत छोटा था जब माँ बाप एक साथ हमें छोड़कर चले गए। अपना और अपने भाई का पेट पालने के लिए मैं कम करने लगा। मेरे भाई को अभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला, वो ईश्वर की दया से पाल गया और अब मुझे संभाल रहा है। मैं बस पैसे कमाता हूँ, लेकिन घर कैसे चलाते हैं यह मेरे 14-15 साल के भाई को अच्छे से आता है। अब तुम आ गई हो ना, तो इसका ख्याल रखना, इसे अपने छोटे भाई या बेटे जैसी मोहब्बत देना। मैंने ये सब बातें खामोशी से सुन ली और अपने पति से कहा कि तुम फिक्र ना करो, मैं सब संभल लूंगी। लेकिन सच बात तो ये थी कि मुझे थोड़ा गुस्सा आया था कि मेरा पति जा रहा था। मैं अगले दिन मेरी आंख डर से खुली तो देखा
मेरा पति जा चुका था। मैं बाहर आई तो देवर को किचन में चाय बनाते देखा। आजकल उसकी परीक्षा हो रही थी और वह दिल लगाकर पढ़ना था। उसे देखकर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया और मैंने फौरन उस पर काम करना जरूरी समझा। रिंकू, मैंने उसे प्यार से पुकारा। जी भाभी, उसने फौरन प्यार से जवाब दिया। उसकी नजरें झुकी हुई थी। उसके चेहरे पर मुझे डर भी दिखाई दिया था। मैंने सुना है तुम नाश्ता बहुत अच्छा बनाते हो। मैं भी तुम्हारे हाथ का नाश्ता करना चाहती हूँ। मुझे कराओगे नाश्ता? मेरी बात सुनकर उसने हैरत से सर उठाकर मुझे देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी। आप बैठे, अभी बना देता हूँ। वो खुश हो गया और फिर खुशी खुशी नाश्ता बनाने लगा। मेरा प्लेन कामयाब हो चुका था। मैं अंगड़ाई लेते हुए अपने कमरे में वापस आ गई और अपने बेड पर लेटकर मोबाइल चलाने लगी। 10 से 15 मिनट बाद ही रिंकू गर्म गर्म नाश्ते के साथ हाजिर था। मेरी भूख एकदम ही बढ़ गई थी। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही थी। मैंने तारीफ करते कहा, भाभी आप पहले खा कर देखें, फिर बताएगा ये पराठा कैसा बना है और ऑमलेट भी। उसके चेहरे पर मासूम बच्चों जैसी मुस्कान थी। मैं दिल ही दिल में हंसी। वो चला गया और मैंने खूब अच्छे से नाश्ता किया। उसके बाद मैं फिर से सो गई। जब उठी तो लंच टाइम था। गर्मियों का मौसम था। अब मेरा कुछ भी बनाने को दिल नहीं था। मैं कुछ सोचते हुए कमरे से निकली और रिंकू के कमरे की तरफ बढ़ी। वो पढ़ रहा था। मैंने उसे कहा कि नाश्ता बहुत अच्छा बना था। अब ऐसा करना, लंच भी तुम ही बनाना, मटर पनीर बना लेना। तुम्हारे भाई भी बड़े शौक से खाते हैं और मैं भी तुम्हारे हाथों का मटर पनीर चाख लूंगी। उसके बाद तो सारा काम मुझे ही करना है। ये बात सुनकर उसके चेहरे पर परेशानी सी उभरी थी। भाभी जी, दरअसल मेरा कल पेपर है। खैर चलो, मैं कोशिश करता हूँ। मैं जानती थी वो मेरी बात नहीं टाल सकता था और वैसे भी उसे पढ़ लिख कर कौन सा अफसर बन जाना था। उसे मटर पनीर खिलाकर मैं अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग पर चली गई। 3 घंटे बाद लौटी तो सब घर चमक रहा था। मैं समझ गई थी सफाई मेरे देवर के द्वारा की गई थी। वो घर को गंदा नहीं देख सकता था और फिर मेरी यही रूटीन चल निकला। कभी मेरे पति देव बिना नाश्ता किए चले जाते तो मैं उन्हें नाश्ता बनाकर दे देती, लेकिन ज्यादातर मेरा देवर ही उन्हें नाश्ता देता था। उसके मैट्रिक के पेपर भी हो गए थे। अब वो फ्री होता तो सारा घर का काम भी कर देता था, क्योंकि मैं तो नाश्ते के बाद फौरन सो जाती और उठकर अपने कमरे की साफ सफाई कर लेती थी। शाम का खाना भी देवरा बनाता था और पतिदेव के आने पर मैं रोटी बना लेती और चाय भी, जिससे मेरे पति को लगता सारा काम मैं करती हूँ। हफ्ते बाद कपड़े मेरा देवर धो देता था। मेरा देवर अब कॉलेज जाने लगा था। उसका कदम लंबा हो गया था, लेकिन अब भी मैं उससे ही काम करवाती थी। उससे कहने की जरूर ना पड़ती थी। अब वो अक्सर देर से घर आता था। एक दिन वह मेरे पास आया और कहने लगा कि कल मेरी फीस जमा होनी है, आप रात को भाई से बात कर लेना, मैं जरा देर से घर आऊंगा। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें चढ़ गई। अब इसे पैसे देने पड़ेंगे। कॉलेज की फीस कम से कम 1 लाख तो होगी ना। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मेरा पति फिजूल में इतने पैसे अपने भाई को दे दे। इसलिए मैंने शाम को अपने पति को बताया ही नहीं और सुबह हुई तो देवर ने फीस को पूछा। मैंने झूठ बोला और कहा कि तुम्हारे भाई कह रहे थे कि इसके हाथ टांगे चल रहे हैं, इसके लिए पैसों का इंतजाम नहीं हो सकता। ये सुनकर देवर परेशान हो गया। उसका मुंह उदास हो गया और वो खामोशी से चला गया। मैंने सुकून का सांस लिया और उसके बाद देवर ने दोबारा
अपने भाई से कोई बात नहीं की। वक्त गुजर गया, मैं भी अपनी जिंदगी में बिजी हो गई और देवर भी अलविदा। अभी भी जब दिन के वक्त मुझे देवर खाली मिलता है, मैं उसे काम पर लगा देती हूँ। मुझे शुरू से ही काम करने की आदत नहीं थी, बल्कि यूं कहे कि मैं एक कामचोर थी। मैंने सोचा था ससुराल जाकर एक नौकरानी रख लूंगी, लेकिन यहाँ मुझे मुफ्त में काम करने वाला देवर मिल गया था। इसलिए नौकरानी की अब भला क्या जरूरत थी। जिस दिन मेरे पति घर पर होते तो मैं तबीयत खराब होने का बहाना बना देती और पतिदेव उस दिन खाना बाहर से ले आते। मैं बिल्कुल वैसी जिंदगी जी रही थी जैसी मैं चाहती थी। मेरा देवर अब रात को 10 से 11 बजे वापस आता था और सुबह जब मैं उठती तो किचन साफ सुथरा होता, क्योंकि रात को देवर सारे बर्तन धोकर और किचन साफ करके जाता था। मुझे खाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। एक दिन मेरे पति ने देवर से पूछ लिया कि तुम रात देर तक कहाँ रहते हो। उस पर देवर ने कहा कि मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ। देवर ने सपाट के अंदाज में जवाब दिया और चला गया। पहले तो मैं डर गई कि कहीं देवर फीस का जिक्र ना कर दे, क्योंकि देवर के नाम पर मैं अक्सर अपने पति से पैसे लेती थी। वक्त गुजर गया, देवर बड़ा हो चुका था। वह किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर चला गया और 2 महीने मैंने किस मुश्किल से गुजर की थी यह मैं ही जानती थी। मुझे पूरे घर का काम करना पड़ता था, जो मुझसे होता नहीं था। मेरे तो जैसे होश ठिकाने आ गए थे। देवर ने अपने घर को जाने कैसे संभल रखा था। हर चीज परफेक्ट होती थी। अब हर जगह बर्तन बिखरे रहते थे। वक्त यूं ही लगाकर गुजरता गया। देवर लंबे समय के लिए घर से गायब हो गया। कभी कभार देवर फोन पर बात करता तो कहता भाभी दोस्त के साथ दिल्ली में रहता हूँ, पढ़ाई जैसे ही खत्म होगी वापस आ जाऊंगा। 5 साल बीत गए। पति कभी कभी उससे जाकर मिलाते थे और फिर एक दिन देवर वापस आ गया। मैं पहली बार उसके घर आने पर खुश हुई थी। मैंने उसकी खूब आओ भगत की अच्छा खाना खिलाया और उसका हर तरह से ख्याल रखा। देवरा भी बहुत खुश नजर आ रहा था। वो पहले से काफी निखर गया था। शाम हुई तो मैंने देखा देवर अपने कपड़े इस्त्री कर रहा था। मैंने उसे कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज तुम अपने भाई के सभी कपड़े इस्त्री कर दो। देवर ने यह बात सुनी और कहा कि भाभी इस काम के लिए तो आज टैक्स लगेगा और फाइन भी जमा करवानी होगी। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ी। मुझे लगा मजाक कर रहा है, इसीलिए मैंने कहा कि ठीक है, मैं टैक्स चुका दूंगी। देवरा ने सारे कपड़े इस्त्री कर दिए और फिर जैसे ही शाम हुई तो मुझे अंदाज नहीं था कि यह मेरी जिंदगी के सबसे खौफनाक रात बने वाली थी। शाम होते ही देवर मेरे कमरे में आया और कहा कि चलिए भाभी फाइन जमा करवाए। वो काफी गंभीर था, लेकिन मुझे हैरत हुई। मैंने कहा देवर जी कौन सा फाइन? मैंने हैरान होते हुए पूछा। ये तो आपको ऑफिस पहुंचकर ही पता चलेगा। देवर ने उसे गंभीरता से जवाब दिया, अगर यह मजाक है तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे जरूरी काम से जाना है। मैंने लापरवाह अंदाज में कहा और अपना बैग उठाते हुए कमरे से बाहर निकल आई। लेकिन देवर ने आगे बढ़कर झटका से मेरा बाजू थम लिया। मुझे तो जैसे कर्ज सा लगा था। देवर ने कभी मुझे नजर उठाकर भी नहीं देखा था। उसने आज मुझे छुआ था और यह बहुत बड़ी बात है। यह क्या बदतमीजी है, छोड़ो मेरा बाजू। मैंने गुस्सा करते हुए कहा। उसने कहा हाँ छोड़ दूंगा, पर पहले सारे हिसाब बराबर करने हैं। देवर का अंदाज कुछ ऐसा था कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। मैंने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन देवर मुझे खींचकर कमरे की तरफ ले जाने लगा।
मैं डर गई थी और अब उसे यह कह रही थी कि तुम्हारा भाई तुमसे नाराज हो जाएगा अगर उसने तुम्हें मुझे बदतमीजी करते हुए देख लिया। पर उसने मेरी एक ना सुनी, वो मुझे अपने कमरे में ले गया और एक जोरदार थप्पड़ मुझे दे मारा। ये थप्पड़ इसीलिए कि मैंने उसके भाई को हमेशा धोखा दिया। वो गुस्से से लाल पीला हो चुका था, मैं तो हैरान रह गई थी। फिर उसने एक फाइल उठाई और मेरे सामने लाकर रख दी और कहा, इसमें सभी जानकारी है। इस फाइल में आपके ऊपर जितना भी टैक्स है वो आपको चुकाना होगा। वह क्या बोल रहा था मुझे कुछ समझ न आया और यह सब देखकर मैं सन्न रह गई। वो बोला, मैं एक इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ, जानता हूँ आप जो बिजनेस कर रही हैं लेकिन गलत तरीके से कर रही हैं। इससे पहले कि इनकम टैक्स वाले आपको लेकर जाएं, खामोशी से पूरा टैक्स चुका दो। उसने अपना कार्ड मेरे सामने किया और मैं हैरान रह गई। वो वाकई ऑफिसर बन चुका था। इतने लंबे टाइम से वो घर से इसीलिए गायब था क्योंकि वो ट्रेनिंग पर गया हुआ था। वो कहने लगा, इस फाइल में वो सब हिसाब किताब है जो आपने मेरे नाम पर भाई से पैसे लिए हैं, वो सारे पैसे आपको आज मुझे चुकाने होंगे। मैं खाली खाली नजरों से देवर को देख रही थी। ना जाने कैसे उसे मेरे बिजनेस का पता चल गया था। हालांकि मैंने बहुत समझदारी से सारा काम किया था। वो बोला, आप जानती हैं, जब आप पहले बार इस घर में आई थी तो मैंने आपको भाभी नहीं माँ समझा था। मैं प्यार का भूखा बच्चा था। मैं थक गया था अपने नाजुक हाथों से काम करते करते। पर आपने क्या किया, आपने मुझे नौकर बना लिया। देवर की आंखों में आंसू आ गए और मेरा सर झुक गया। वो बोला, मैं जानता था अगर मैंने इनकार किया तो आप मुझे नफरत करोगी और भाई को मेरे खिलाफ भड़काएंगी, इसलिए मैं खामोशी से आपकी हर बात मानता गया। ये कैसा आईना दिखा रहा था वो आज मुझे। मैं तो जैसे जमीन पर गिर गई थी। आप चाहती तो नौकरानी रख लेती, पर नहीं, आपको मुफ्त में सब मिल रहा था। मेरे ऑफिस वालों ने ये फाइल मुझे दी है। वो आपको गिरफ्तार करना चाहते हैं। मैंने उनसे मिन्नत की है क्योंकि मैं नहीं चाहता आपकी वजह से मेरे भाई के बदनामी हो। और यह सुनते ही मैं फूट फूट कर रोने लगी। ना जाने क्यों मैं पत्थर दिल बन गई थी। मेरे अंदर लालच आ गया था। मैंने अपनी दोस्त के कहने पर पति से छिपकर एक बिजनेस शुरू कर लिया था जिसमें मैं नंबर 2 तरीके से माल का लेन देन करती थी और इस तरह गवर्नमेंट का सारा टैक्स हड़प जाती थी। लेकिन जानती थी ये गलत काम था, पर लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। अब वक्त यही था कि मैं पूरा टैक्स चुकाकर अपने देवर से भी माफी मांग लेती और सारे पैसे उसे दे देती। मैंने ऐसा ही किया। सारा हड़प किया हुआ टैक्स का पैसा इनकम टैक्स वालों को दे दिया। देवर से माफी मांगी। देवर का यह एहसान काफी था कि उसने पति के सामने मेरी इज्जत रखी थी और फिर उसी दिन से मैं सुधार गई। पैसा तो आनी जानी चीज थी, खास चीज तो रिश्ते थे जो मैं अब खोना नहीं चाहती थी, ना पति को ना अपने भाई जैसे देवर को। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।